21 मई की सुबह की बात है, 21 मई, बेंगलुरु के आउटस्कर्ट में एक रेलवे ब्रिज है जिसका नाम है चंदापुरा रेलवे ब्रिज। ऊपर से ट्रेन गुजरती है, नीचे रेलवे ब्रिज है और ये मेन लाइन है। बेंगलुरु आने जाने वाली हर ट्रेन लंबी दूरी की हो वो सब इसी ट्रैक से गुजरती है। तो उसी चंदापुर रेलवे ब्रिज के नीचे सुबह सुबह एक कूड़ा बीनने वाला शख्स कूड़ा बीन रहा था। अचानक उसकी नज़र एक नई और चमचमाती हुई बैग पर पड़ी। करीब जाकर उसने देखा एक बैग पड़ा हुआ है, ट्रॉली बैग। अब उसके मन में लालच आया, उसने कहा बैग खोल कर देखते हैं, पक्का किसी पैसेंजर का गिरा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब जिस जगह पे ये बैग गिरा पड़ा था उसके ऊपर रेलवे का ट्रैक, तो पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि चलती ट्रेन से ये बैग शायद नीचे गिर गया, हादसा इत्तेफाक से गिर गया। तो कूड़ा बीनने वाला उस बैग को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चेन के साथ लॉक, बैग खुलता नहीं। अब उसे ये भी है कि कोई और ना आ जाए, कोई देख ना ले, तो जल्दबाजी में वो एक नुकीली चीज़ उठाता और बैग का ऊपरी सिरा काटना शुरू कर देता है। थोड़ा सा हिस्सा काटता है, सिर्फ ये कि हाथ डाल के सारा माल निकाल लूँ। लेकिन जैसे ही वो बैग का ऊपरी सिरा थोड़ा सा काटता है और उसको हटाता है, उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि जैसे ही उसने कपड़ा हटाया अंदर एक लड़की का चेहरा था। उस बैग में एक लाश थी। वो चीखता हुआ, जो अब तक थोड़ी देर पहले लालच मन के साथ बैग खोल रहा था, वहाँ से बदहवास भाग जाता है। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग भी आ जाते हैं। अब वो सब बैग देखते हैं, चूँकि वो बैग काट चुका था, लड़की का चेहरा साफ दिख रहा है, लड़की के चेहरे पर खून भी है। फौरन फिर किसी शख्स ने पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया। अब सूर्यनगर पुलिस स्टेशन का ये एरिया आता था। सूर्यनगर पुलिस स्टेशन को पता चला कि एक लावारिस बैग के अंदर एक लड़की की लाश रेलवे ब्रिज के नीचे है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, बैग को खोला जाता है। अंदर ठुसी हुई एक लड़की की लाश थी। पूरे बैग की तलाशी ली जाती है, पर बैग से ऐसा कोई आईडी या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती जिससे इस बात की शिनाख्त हो सके कि मरने वाली कौन है। पर लड़की को देखकर लग रहा था कि उम्र उसकी कम है, शायद नाबालिग हो, 16-17 साल। पुलिस ने लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, बैग अपने कब्जे में लिया, आसपास की तलाशी ली और कोई चीज़ मिली नहीं। सूर्यनगर पुलिस को अब एहसास हो गया जिस एंगल पे और जिस जगह ये बैग पड़ा हुआ था उसके ऊपर रेलवे ब्रिज, पटरियाँ, ट्रेन गुजरती है। सुबह का वक्त था। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि अर्ली मॉर्निंग जब अंधेरा हो तो चलती ट्रेन से इस बैग को किसी ने फेंका, यानी कत्ल ट्रेन के अंदर हुआ और उसके बाद लाश को बैग में रखा, और या कहीं और कत्ल हुआ हो, बैग को लेकर वो सफ़र कर रहा हो और यहाँ मौका मिलते ही उसने बैग को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। अब सूर्यनगर पुलिस स्टेशन तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन मुश्किल ये थी कि मरने वाली कौन है यही पता नहीं। हालांकि बैग में ठुसी हुई जो लाश थी उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, मतलब चेहरे से पहचाना जा सकता था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। ये बात है 21 मई की। 2 दिन बीत जाते हैं, 23 मई की तारीख आती है। 23 मई को ये बैग और बैग के अंदर वो लड़की का चेहरा, कई मीडिया और सोशल मीडिया पर ये खबरें आती हैं और उस बैग के अंदर से झांकती उस लड़की के चेहरे को सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। चेहरा बिल्कुल साफ था, पहचाना जा सकता था। 2 दिन बीत गए, बेंगलुरु पुलिस के हाथ खाली, लेकिन बेंगलुरु से अराउंड 2400 किलोमीटर दूर, 2400 किलोमीटर दूर बेंगलुरु से बिहार के नवादा ज़िले के एक गांव तक ये सोशल मीडिया की तस्वीर पहुंचती है। अब जब ये तस्वीर उस गांव तक पहुंचती है, हिसवा गांव है, तो वहाँ कुछ लोग देखते हैं। इसके बाद हिसवा गांव की पुलिस देखती है। जब पुलिस देखती है तो अचानक पुलिस को चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अब हिसवा गांव की कहानी ये थी कि यहाँ 15 मई को एक नाबालिग लड़की गायब हो जाती है। उस लड़की के पिता पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने आते हैं। लड़की के पिता ये रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनकी बेटी 15 मई को घर से निकली और गायब है, और साथ ही वो अंदेशा जताते हैं कि उनके पड़ोस के गांव का एक लड़का जिसका नाम है आशिक कुमार, शायद उसने उनकी बेटी को किडनैप कर लिया है। पुलिस पहले तो रिपोर्ट लिखती है कि शायद लड़की कहीं आसपास हो, उम्र 17 साल थी। पुलिस ढूंढती है, कहीं मिलती नहीं है। अब गांव की पुलिस ढूंढ रही है, भी लड़की का आता पता नहीं, ये भी है कि कहीं चली गई होगी किसी के साथ, इश्क विश्क का चक्कर ना हो। तो रिपोर्ट तो लिख लिया, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। इधर अचानक 23 मई को
बेंगलुरु का वही चेहरा जो एक बैग में बंद बैग के अंदर से झांक रहा है, सोशल मीडिया पर तैरते तैरते इस हिसवा गांव तक पहुंचता और फिर हिसवा पुलिस स्टेशन तक। पुलिस के पास वो रिपोर्ट दर्ज थी। लड़की के पिता ने बाकायदा उसकी तस्वीर भी दी थी। अब सोशल मीडिया पर आने वाली उस तस्वीर और उस लड़की के पिता के जरिए दी गई तस्वीर को जब पुलिस देखती है तो चेहरा काफ़ी मिलता जुलता है। अब सोशल मीडिया से पता चलता है पुलिस को कि एक 21 मई की सुबह बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस स्टेशन के तहत रेलवे ब्रिज के नीचे एक ट्रॉली बैग मिला और उसके अंदर से एक लड़की की लाश मिली और चेहरा मेल खा रहा है। फौरन हिसवा पुलिस बेंगलुरु पुलिस को कांटेक्ट करती है। इधर बेंगलुरु पुलिस भी अब तक अंधेरे में लड़की की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे ही नवादा के इस गांव के पुलिस स्टेशन से फ़ोन जाता है, बेंगलुरु पुलिस को भी लगता है चलो कुछ तो कामयाबी मिली, शायद लड़की आइडेंटिफाई हो गई है। तो फोटो वोटो भेजा जाता है। बेंगलुरु पुलिस कहती है हाँ लगभग पूरा मेल खाता है। अब पुलिस की एक टीम फैमिली को लेकर बेंगलुरु पहुंचती है। वहाँ मोर्चरी ले जाया जाता है। मुर्दा घर में बाप उस लाश को देखता है, रोने लगता है क्योंकि वो उसकी नाबालिग बेटी की लाश थी। अब ये कंफर्म हो गया कि 21 मई की सुबह बैग से जो लाश मिली वो बिहार के नवादा ज़िले के हिसवा गांव की रहने वाली 17 साल की एक लड़की की, जिसका नाम रिया है। अब सवाल ये था, लड़की की पहचान तो हो गई, पर 2 सवाल बाकी थे। पहला, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब तक आ चुकी थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से लड़की का गला घोंटा गया और उसके गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। डॉक्टरों के हिसाब से गर्दन की हड्डी इसलिए टूटी क्योंकि कातिल ने उसके सीने पर बैठकर दोनों हाथों से उसका गला दबाया था और उसके घुटने के प्रेशर की वजह से शायद गले की हड्डी टूट गई, यानी ये कत्ल का मामला था। अब सवाल ये था कि रिया का कातिल कौन है, और दूसरा सवाल ये, जो रिया कभी गांव से बाहर नहीं निकली, वो अपने गांव से 2400 किलोमीटर दूर बेंगलुरु कैसे पहुंच गई, वो भी बिना घर वालों को बताए और बिना घर वालों की जानकारी के। अब इन 2 सवालों के जवाब तलाशने थे ताकि इस पहेली को सुलझाया जा सके। इत्तेफाक से हिसवा पुलिस की नज़र लड़की के पिता के कंप्लेन पर पड़ी। अच्छा, यहाँ दोनों चीज़ एक साथ हो गई। चूंकि बेंगलुरु में रेलवे ब्रिज के पास जहाँ से ये बैग और उसमें लाश मिली वो सूर्यनगर पुलिस स्टेशन के तहत आता, ज्यूरिसडिक्शन उनका हुआ क्योंकि लाश वहाँ मिली। लेकिन किडनैपिंग का केस बिहार के नवादा जिले में दर्ज है, तो केस उनका भी है। अब बिहार पुलिस और बेंगलुरु पुलिस ने मिलकर एक फैसला किया कि वो दोनों इस केस में एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन केस ओरिजिनली बेंगलुरु का ही होगा, बेंगलुरु पुलिस का ही होगा, क्योंकि बॉडी वहाँ मिली है। अब तफ्तीश शुरू होती है। सबसे पहले ब्रेक थ्रू हिसवा पुलिस करती है। पता चला कि उस लड़की के पिता ने जो कंप्लेंट लिखाई थी, नामजद था, उसमें यह था कि उनकी लड़की को किडनैप कर लिया गया और किडनैपर के नाम के तौर पर उन्होंने पड़ोस के गांव के रहने वाले एक शख्स आशिक कुमार का नाम लिखाया था। लाश जैसे ही कंफर्म हो गई कि रिया की है, हिसवा पुलिस की टीम फौरन पड़ोस के गांव जाती है, आशिक कुमार के घर। इत्तेफाक से आशिक कुमार घर पर मिल जाता है। पुलिस उसे पकड़ कर लाती है, पूछताछ शुरू होती है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती जाती है, गिरफ्तार लोगों की तादाद भी बढ़ती जाती है और धीरे धीरे आखिरकार गिरफ्तार लोगों की तादाद 7 पर आकर रुक जाती है। 7 लोग इस केस में अरेस्ट हो जाते हैं और अब आशिक कुमार अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो कहानी कुछ यूं है। 17 साल की रिया जिस गांव में रहती थी, उसके पड़ोस में आशिक कुमार रहता था। आशिक कुमार की शादी हो चुकी, उसके 2 बच्चे हैं। रिया के साथ उसकी ठीक ठाक दोस्ती थी। 3 साल पहले आशिक कुमार बेंगलुरु पहुंचा। उसके फूफा और फूफी बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। 3 साल पहले फूफा ने कहा कि तू भी बेंगलुरु आ जा, यही नौकरी लगा दूंगा। 3 साल पहले आशिक कुमार बेंगलुरु गया, वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में उसकी जॉब लग गई। वो अपने फूफा फूफी के साथ उसी के घर में साथ रहने लगा। इसी मई में एक छुट्टी में आशिक कुमार अपने गांव आता है। गांव आता है तो रिया से मिलता है। इसके बाद उसे बहला फुसला कर कहता है कि चलो तुमको बेंगलुरु घुमाऊंगा। रिया मान जाती है। 15 मई को वो हिसवा गांव से निकलता है और गया पहुंचता है। अब उसका नाम गया जी हो गया है। गया जंक्शन इसके गांव से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ये गांव से जंक्शन तक पहुंचते ही गया। अब
वहां से ये लोग कोलकाता की एक ट्रेन पकड़ते हैं, फिर कोलकाता पहुंच जाते हैं। अब गया जंक्शन से कोलकाता की दूरी अराउंड 483 किलोमीटर थी। अब कोलकाता से फिर ये बेंगलुरु की ट्रेन पकड़ते हैं और बेंगलुरु पहुंचते हैं। कोलकाता से बेंगलुरु की दूरी अराउंड 1875 किलोमीटर थी। यानी कुल मिलाकर ये लोग 2400 किलोमीटर का सफर तय करते हैं गांव से और फिर बेंगलुरु पहुंचते हैं। बेंगलुरु जाने के बाद आशिक कुमार रिया को अपने साथ अपने उसी फूफा फूफी के घर ले जाता है जहां वो रहा करता था। फूफा फूफी कोई एतराज नहीं करते, जबकि वो जानते हैं कि आशिक कुमार शादीशुदा है, उसकी पत्नी और 2 बच्चे गांव में हैं और ये पड़ोस के गांव की एक लड़की को लेकर आया। अब वो वहीं रहते हैं। 20 मई की सुबह आशिक कुमार के फूफा और फूफी ड्यूटी पर चले जाते हैं। 15 मई को वो लड़की गायब हुई थी। 16 मई की रात और बल्कि 17 मई को बेंगलुरु पहुंची थी। 3 दिन वहां रहने के बाद अब 20 मई की सुबह हुई, फूफा फूफी ड्यूटी पर चले गए। अब घर में अकेले आशिक कुमार और वो लड़की। इसके बाद इन दोनों में किसी बात पर झगड़ा होता है। इस झगड़े के दौरान अचानक आशिक कुमार उस लड़की का गला घोटने की कोशिश करता है। वो विरोध करती है, गिर पड़ती है। वो उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है, सीने पर बैठकर घुटनों से दोनों हाथों से उसका गला दबाता है। थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो जाता है कि लड़की मर गई। अब वो फ़ोन करता है अपने दोस्तों को। दोस्त से कहता है कि एक अर्जेंट काम में घर आ जाओ। दोस्त को ये नहीं बताता कि उसके हाथ से कत्ल हो गया। अब उसके 4 दोस्त घर पहुंच जाते हैं जो बेंगलुरु में रहते हैं। जब वो घर आते हैं और घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी हवाइयां उड़ने लगती हैं, क्योंकि सामने फर्श पर अब भी लाश पड़ी थी। अब वो बताता है कि देखो मेरे हाथ से कत्ल हो गया, लेकिन पुलिस को यही बताना है कि इसने खुदकुशी की है और इसने अपनी जान दे दी है। तो अगर तुमने ये नहीं कहा तो तुम सबको भी अपने साथ फंसा दूंगा। अब दोस्त क्राइम सीन पर थे, उन्हें लगा कि क्राइम सीन पर आ गए, अगर इसकी बात नहीं मानेंगे तो सचमुच फंसा सकते हैं। जबकि वो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो उनमें से कोई निकलकर भागकर सीधे पुलिस को फ़ोन कर सकता था, सच्चाई बता सकता था, तो फिर इतना सब कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसकी बातों में आ गए। फिर ये हुआ कि क्या करें, तो उसने कहा ये दिखाना है कि इसने गले में फंदा डालकर अपनी जान दे दी। और हम लोग, दरवाज़ा अंदर से बंद था, बाहर खिड़की से नज़र आ रहा था। हमने खिड़की के शीशे तोड़े और अंदर दाखिल हुए, उसको नीचे उतारा, तब तक वो मर चुकी थी। ये कहानी थी। अब उन्होंने पहली गलती ये की कि अंदर कमरे के अंदर हैं और शीशा तोड़ रहे हैं खिड़की का। जब शीशा तोड़ रहे हैं तो सारे शीशे कांच बाहर की तरफ गिर रहे हैं। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सारे कांच शीशे बाहर की तरफ मिले, जबकि अंदर दाखिल होने के लिए ज़रूरी था कि वो बाहर से शीशा तोड़ते ताकि कांच अंदर की तरफ गिरता। लेकिन ये बाहर की तरफ है, तो इससे क्लियर हो गया कि शीशा अंदर से तोड़ा गया, बाहर से नहीं। खैर, उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली। अब ये था कि पुलिस को फ़ोन करेंगे, उसका बुलाएंगे और कहेंगे कि इसने सुसाइड किया है। शाम हो गई, ड्यूटी खत्म। अब आशिक कुमार के फूफा और फूफी घर पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे, घर के अंदर एक लाश बदहवास हो गई। उन्होंने कहा ये क्या है। अब उसने फूफा फूफी को भी हड़काया। फिर ये हुआ, बताया कि अब सुसाइड की कहानी। फूफा फूफी ने कहा ना, ये नहीं होगा, प्लान में चेंज करो। तुम इसकी लाश को ले जाकर ऐसी जगह ठिकाने लगा दो कि कभी लाश हाथ ही ना आए, और अगर मिले भी तो कहाँ बेंगलुरु और कहाँ बिहार, पता भी नहीं चल पाएगा किसकी लाश है। सब तैयार हो गए, एक ट्रॉली बैग लेकर आए। ट्रॉली बैग में उस लाश को ठूंसा गया। इसके बाद फूफा ने खुद अपने मोबाइल से ओला कैब बुक किया। इसके बाद ये दोस्त उस बैग को लेकर टैक्सी में बैठे। तब तक रात हो चुकी थी, देर रात हो चुकी थी। फिर ये टैक्सी में बैठने के बाद उसी रेलवे ब्रिज के नीचे पहुंचते हैं, टैक्सी से उतर जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा सा शक होता है कि रात इतनी गहरी, सुनसान इलाका, एक बैग, और ये लोग इस जगह पर उतर रहे हैं। मतलब कोई न बस स्टॉप है, न रेलवे स्टेशन है, न कोई शॉप है, न होटल है। लेकिन शक होते हुए भी टैक्सी ड्राइवर थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच दिखाता है और पैसा लेता और निकल लेता है। उसके जाने के बाद ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और रेलवे ब्रिज के नीचे सुनसान जगह थी, वहाँ बैग को फेंकते हैं, वापस जाते हैं। अगले दिन बेंगलुरु से बिहार लौट जाते हैं। ये थी पूरी कहानी। अब बेंगलुरु पुलिस और हिस्वा की पुलिस मिलकर इस केस को सुलझाती है। 7 लोग अरेस्ट हैं
सातों को अब बिहार पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस को सौंप दिया है। वो आगे की तफ्तीश कर रहे हैं और इसमें अगर कोई और शामिल हो ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दो राज्यों, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि दो राज्यों या दो शहरों की पुलिस आपस में लड़ती है। इस केस में दोनों अलग अलग स्टेट की पुलिस ने एक दूसरे का साथ दिया और यही वजह है कि केस इतनी जल्दी सुलझ गया। और उससे भी बड़ा ये कि सोशल मीडिया ने जो इसमें रोल प्ले किया, वो तस्वीर अगर बेंगलुरु से 2400 किलोमीटर दूर तैरते तैरते उस बिहार के गांव तक नहीं पहुंचती तो शायद कभी रिया की शिनाख्त भी नहीं हो पाती। तो ये थी आज की कहानी। आज की कहानी एक ऐसी ही अच्छे अंधविश्वास की कहानी है। कहानी है एक भानुमति ठक्कर 58 साल की महिला की। ये मुंबई के सियोन इलाके में रहा करती थी, वृंदावन सोसाइटी में 2nd फ्लोर पर। इनके हस्बैंड अमृतलाल ये सोने के कारोबारी थे, बिजनेसमैन, और ज़्यादातर दुबई में रहा करते थे। तो भानुमति और अमृता इन दोनों का एक बेटा था जो पढ़ाई के सिलसिले में पुणे में था और वो पुणे में अपनी स्टडी कर रहा था। घर में एक मेड थी जिसका नाम था माया। वही घर में आकर सारा काम धाम करती थी और बाकी भानुमति अकेले रहा करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 14 अक्टूबर 1997, 14 अक्टूबर 1997, माया सुबह घर आई। पिछले 2 दिनों से वो छुट्टी पर थी और उसने पहले से बता रखा था अपनी मालकिन को, भानुमति को। 2 दिन के बाद आई। उसने सुबह सुबह घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला नहीं। काफ़ी देर तक घंटी बजाई, खुला नहीं। कभी ऐसा होता नहीं है। फिर उसने घर के दरवाजे के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की तो दिखाई तो कुछ नहीं दिया, लेकिन अंदर से एक बदबू सी आ रही थी और उसे लगा कि ये घर के अंदर से कैसी बदबू सी आ रही है। फिर वो बाहर निकली, पड़ोसियों से पूछा कि मैडम को आपने देखा है? तो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, हमने काफ़ी देर हो गया उनको देखा नहीं है, बल्कि कल भी नहीं देखा था। तो फिर थोड़ी सी घबराहट हुई और शक हुआ। इसी के बाद फिर पड़ोसियों ने 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस की टीम आई। माया और पड़ोसियों की निगरानी में दरवाजे को तोड़ा गया। अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर अजीब था। घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे और किचन के अंदर भानुमति की लाश लहूलुहान पड़ी थी। जिस्म पर अनगिनत चाकुओं के घाव थे और ऐसा लगता था कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गया इस कत्ल को। पुलिस लाश को अपने कस्टडी में लेती है और इसके बाद बाकी टीमें वहाँ पर अपनी छानबीन करती हैं, पड़ोसियों से पूछताछ होती है। अब ये 1997 की बात है। सीसीटीवी कैमरा उस वक्त इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं था और उस सोसाइटी में तो था ही नहीं। पुलिस आस पड़ोस तमाम लोगों से बात करती है। फिर पति को खबर की जाती है। पति दुबई से आते हैं, बेटा पुणे से आता है। तमाम इंक्वायरी होती है। माया से भी पूछताछ होती है। तो माया बताती है मैं 2 दिन के लिए गई हुई थी। पुलिस हर तरह से जब जांच करती है, कहीं से कोई लीड नहीं मिलता, कोई क्लू नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता। इस दौरान में शुरुआती जांच में घर वालों ने जब देखा तो पाया कि घर से कुछ गोल्ड और कैश, जो अक्सर वहाँ उनके अपनी तिजोरी में रखा होता, तो एक अंदाजन करीब 2.5 लाख रुपए की चीज़ें गायब थी घर से। घर के जो सामान जिस तरीके से बिखरे हुए थे, तिजोरी खुली हुई थी, उससे पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया कि मामला चोरी का है और चोरी के दौरान विरोध करने पर भानुमति का कत्ल कर दिया गया। अब ये थ्योरी तो पूरी थी, लेकिन इसके आगे कोई सबूत, कोई लीड, कोई विटनेस, कोई कुछ नहीं था। तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। धीरे धीरे वक्त बीता। 97 से 98 हो गया, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 1998 में पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि इस भानुमति मर्डर केस में उनके पास कोई लीड, कोई सुराग है नहीं और कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली, तो इसलिए केस को बंद कर दिया जाए। कोर्ट ने भी कहा ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता रहा। 98, 99, 2013 आ गया। मतलब करीब 16 साल बीत गए। इन 16 सालों में भानुमति का कातिल हाथ नहीं आया, न कोई सुराग मिला। अब वो जो भानुमति के केस का फाइल, जो केस की फाइल थी, FIR, वो भी अब धूल फांक रही थी, कहीं कानूनी पन्नों में दबी हुई थी। 16 साल बीत गए। ना मालूम कितने पुलिस वाले आए उस थाने में, कितने चले गए। और अब तो भानुमति का किसी को केस याद भी नहीं था।
तभी अगस्त 2013 की बात है, एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल जो मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 में पोस्टेड था, 2013 की बात है, वो रायगढ़ जाता है, उसके कोई रिश्तेदार रहते हैं। तो कांस्टेबल वहां जाता है, उसके बाद कुछ अपने लोगों से मिलता है, छुट्टी पर था। तभी एक शख्स इस कांस्टेबल के पास आता है और आने के बाद वो कहता है कि सालों पहले भानुमति ठक्कर नाम की एक औरत का मर्डर किया था तानाजी और सांभाजी ने। इन दोनों को अरेस्ट कर लो साहब, तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं और मेरे गांव वाले बच जाएंगे। ये उसने उस कांस्टेबल को, जो क्राइम ब्रांच 4 में पोस्टेड था, एक शख्स जिसे आप ये समझ लीजिए कि एक तरह का इन्फॉर्मर, वो आकर उस कांस्टेबल से कहता है कि सालों पहले एक भानुमति ठक्कर नाम की महिला का कत्ल हुआ था, इसे तानाजी और सांभाजी ने किया था और उसकी आत्मा भटक रही है, इसलिए आप उसको गिरफ्तार कर लो और फिर हमारा गांव भी बच जाएगा। अब सवाल यह है कि एक कत्ल हुआ और 2 कातिल को गिरफ्तार करने से गांव कैसे बच जाएगा और उसकी आत्मा भटक रही है, वो कैसे कह सकता है। उस कांस्टेबल ने सुना, वो भी हंसा, बोला तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसने बोला नहीं साहब, मैं सही कह रहा हूं। खैर, वो कांस्टेबल वापस अपनी ड्यूटी पे आता है। ड्यूटी पे आने के बाद वो क्राइम ब्रांच के अपने सीनियर अफसर को ये कहानी बताता है। कहता साहब, एक बंदा मिला था जो मुझे ये कह रहा था कि एक 90 सालों पहले, साल तो बताई नहीं उसने, बट एक महिला जिसका कत्ल हुआ है और वो ये बात बता रहा है। तो अफसर सीनियर जो है वो थोड़े ज़्यादा जानकार थे कानून के और उन्हें लगा कि इस मामले को हल्के में लेना नहीं चाहिए। उन्होंने उस कांस्टेबल से कहा कि तुम जाओ वापस और उसकी और डिटेल निकालो। कांस्टेबल को भी लगा कि ये क्या, चलो अपना इलाका भी घूम भी आएंगे। वो वापस आया, उसने कहा अब तो और डिटेल बता। तो उसने कहा साहब डिटेल तो पता नहीं मुझे ज़्यादा, लेकिन जिस औरत का कत्ल हुआ था उस भानुमति ठक्कर की एक मूर्ति मेरे गांव में लगी हुई है। अब कांस्टेबल को बड़ा अजीब कि कातिल जिसका कत्ल करता है उसी की मूर्ति गांव में क्यों लगा कर रखी है। तो उसने कहा कौन सा पुलिस स्टेशन, क्या ये मामला कुछ याद हो। अब ये जो बंदा था इसे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि कौन सा इलाका है, क्या है। उसने कहा नहीं, वो जहाँ पे ये रिपोर्ट लिखाई गई थी मुझे इतना पता है कि शायद वो पुलिस स्टेशन नया नया बना था, क्योंकि हमें पता चला था। तो इसने कहा तुझे ये सारी चीज़ें कैसे पता। तब उस इन्फॉर्मर ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि असल में बात यह है कि एक रोज़ बरसों पहले तानाजी और सांभाजी, हम दोनों, वो दोनों और मैं, तीनों दोस्त थे। वो आया और उसने कहा कि एक घर में चोरी करने चलना है। तो पहले मैं तैयार हो गया, फिर शाम को उसने कहा कि चलो आज ही चलना है। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा पता फंस जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, फिर जेल चला जाऊंगा, घर वालों को कौन देखेगा। तो मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने कहा मैं इस चोरी में शामिल नहीं होऊंगा, और मैं गया नहीं। पर उन दोनों ने मुझे बताया कि उन्होंने चोरी की, उनके पास पैसे भी थे और शायद उन्होंने कत्ल कर दिया। तो उसने कहा ये तुम्हें कैसे पता कत्ल कर दिया। उसने कहा कि बहुत ज़माने के बाद जब मैं गांव आया तो मुझे मिला उनमें से एक जिसका नाम है संभाजी, और उसने बताया कि तानाजी बहुत परेशान रहता है और पता नहीं उसको कुछ हो गया है। फिर उसने कहा कि जब मैं गांव आया अभी तो मैंने देखा कि एक मूर्ति लगी है। अब मैं उस लेडी को कभी आमने सामने तो देखा नहीं था, लेकिन उस मूर्ति की पूजा भी होती थी और उसके बाद अचानक गांव में अजीब तरह की बीमारी आने लगी, जानवर मरने लगे। उसमें मेरा भी एक जानवर मर गया, एक बच्चा मेरा बीमार है, बहुत सारे गांव के बच्चे बीमार होने लगे। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे लगा कि उसी महिला की ये आत्मा है जो हम सबको परेशान कर रही है। तो जब तक उसकी आत्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा ये चीज़ें होंगी, और मैं घबरा गया कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। इसलिए साहब मैंने आपको कहा कि वो एक भानुमति नाम की महिला है जिसका कत्ल हुआ है, उसके कातिलों को आप पकड़ लो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और जब ये सारी चीज़ें उसने बताई, कांस्टेबल ने फिर आकर अपने सीनियर अफसर को बताई। अब ये हुआ कि वो इलाका कौन सा था, तो पहले पता चला कि भानुमति ठक्कर कौन है। फिर साल ढूंढा गया, पता चला 1997। अब 6 महीने पहले इस इलाके में, जो सियोन का इलाका था, वहाँ एक केस दर्ज हुआ था, मतलब अक्टूबर 1997 में मर्डर का। अब वहाँ पुलिस पहुंची तो वहाँ उस गोडाउन में तमाम पुराने फाइल
अब उन फाइलों में से भानुमति ठक्कर का फाइल ढूंढना ताकि केस क्या था पता चले, उस केस का अपडेट और बाकी किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि 1998 में ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई, तो उसके बाद किसी को उसका कोई मतलब नहीं था, ना FIR से ना क्लोजर रिपोर्ट से। 20 दिन लगे उस पुलिस स्टेशन के गोडाउन में भानुमति की केस फाइल को ढूंढने में। बाकायदा एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी यही थी कि तू बस वहीं पड़ा रहे और उस केस फाइल को ढूंढ, ताकि हमें जानकारी मिले, क्योंकि उनके फैमिली वाले भी कोई नहीं अब थे वहां पर। 20 दिन के बाद आखिरकार फाइल मिली, भानुमति ठक्कर, पूरा एड्रेस मिला, सियोन वृंदावन सोसाइटी 2nd फ्लोर। अब पुलिस वहां पहुंची तो पड़ोसियों से पता चला कि हाँ 1997 में 14 अक्टूबर जो भानुमति है उनका कत्ल हुआ था। अब पुलिस को जब ये सारी चीजें मिली तो लगा कि सच है। अब उस इन्फॉर्मर में जिसने कांस्टेबल को बताया था, उस इन्फॉर्मर को ढूंढा गया और पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई कि अब जाओ, केस फाइल मिल गई, इस हिसाब से अब पता करो ये सच बोल रहा है कि नहीं। अब इसके बाद पुलिस बताए हुए जगह पर महाराष्ट्र में एक रायगढ़ है, वहां पहुंचती है। वहां पहुंचती है तो गांव में सचमुच एक मूर्ति लगी हुई थी, एक महिला की मूर्ति। शक्ल बहुत नहीं मिलती थी भानुमति से, लेकिन मूर्ति थी। अब गांव में मंदिर है, भगवान की मूर्तियां हों, समझ में आता है। एक आम या तो फिर कोई, बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोई क्रांतिकारी महिला हो, कोई और हो तो जिनकी गांव में मूर्ति लगाते हैं लोग। लेकिन इस महिला के बारे में गांव में जब पूछा गया तो कोई जानता ही नहीं था कि ये कौन सी महिला है, किसने है। तो पता चला ये मूर्ति बनाई किसने, तो कहा गया कि तानाजी पवार, उसने ये मूर्ति बनवाई और वो अक्सर यहाँ आता और पूजा भी करता है इस मूर्ति के सामने बैठकर। तो फिर पूछा गया कि आप लोगों ने पूछा तानाजी से कि आखिर मूर्ति किसकी है, ये कौन महिला है। तो लोगों ने बताया कि हाँ, तानाजी से जब पूछा गया तो उसने बताया कि असल में एक महिला उसके सपने में आती है और उस महिला का एक्सीडेंट मुंबई में हो गया था, सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई और बार बार वो मेरे सपने में आती थी। तो मैंने कहा मेरा पीछा छोड़ो, तो उसने कहा ठीक है, मेरी मूर्ति गाँव में बनाओ और उसकी पूजा करो, तो इसलिए मैंने बना दी। अब ये उसने गाँव में कहानी सुना दी। अब ये सारी चीज़ें, मूर्ति भी मिली, अब नाम भी दोनों मिले, संभाजी और तानाजी। अब सवाल ये था कि ये दोनों गांव में थे नहीं, पुलिस ढूंढे कहाँ। किसी तरह से तानाजी का नंबर मिला, बल्कि पहले संभाजी का नंबर मिला। अब संभाजी का जो नंबर मिला वो मुंबई का नंबर मिल रहा था। अब मुंबई में उसको कैसे ढूंढा जाए, तो इसके बाद पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंचती है और एक जो नंबर था उस नंबर पे कोई कॉल होता नहीं, बात होती नहीं। तो एक एड्रेस मिला मुंबई का, लेकिन पुलिस की टीम वहां गई तो उस एड्रेस पे भी ना तानाजी ना संभाजी। तो फिर एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो मोबाइल की है उसको पकड़ा गया और उसके ज़रिए कोशिश की गई कि इसकी सारी डिटेल मिले। फिर एक रोज़ एक फ़ोन उठ गया, कई दिन इसमें लग गए थे, तो उससे कहा गया झूठ। तानाजी ने फ़ोन उठाया कि हम फलाने मोबाइल कंपनी से बोल रहे हैं, आपका एड्रेस वेरीफाई करना है। उसने अपना एड्रेस बता दिया। उस एड्रेस पे इसके बाद पुलिस की एक टीम पहुंची, तानाजी वहीं मिल गया। तानाजी को पुलिस ने उठाया, इसके बाद संभाजी को उठाया, दोनों को गिरफ्तार कर लाया गया। अब दोनों से पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ शुरू हुई तो तानाजी ने फिर पूरी कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जिसने अंधविश्वास में एक ऐसे कत्ल के केस को खोल दिया जो 16 साल तक पुलिस भी नहीं सुलझा पाई थी। तानाजी की वाइफ माया पवार भानुमति ठक्कर के घर पर मेड के तौर पर काम किया करती थी और काफी वक्त से काम कर रही थी। ये लोग रायगढ़ के रहने वाले थे। तो माया भी यहीं सियोन में काम कर रही थी, तानाजी भी वहीं अपनी छोटी मोटी नौकरी करता था। कई बार अपनी बीवी माया को लेने के लिए वो भानुमति के घर जाया करता था और भानुमति से कई बार मुलाकात होती। भानुमति कई बार उसको पैसे से भी मदद करती थी, कभी कोई ज़रूरत होती वो मांग लेता, फिर कहता आप काट लेना। ये चलता रहा। अक्टूबर 1997 में, करीब 12 अक्टूबर की बात होगी, तानाजी फिर घर गया भानुमति के और वहाँ अपनी बीवी को लेकर साथ चलने लगा। फिर उसने कहा कि वो भानुमति सामने थी, तो उसने कहा मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, आप 10,000 रुपये दे दीजिए तो मैं आपको 3 महीने में लौटा दूंगा। लेकिन 10,000 की बात सुनकर भानुमति ने उसको झिड़क दिया और उसने कहा ये पैसे नहीं है।
और उसकी बीवी वहीं खड़ी हुई थी। उसे लगा कि ये उसका कि एक तरह से इंसल्ट कर रही है, बेइज्जती कर रही है। ये बात उसको चुभ गई। वो अपनी बीवी को लेके वहाँ से निकला। शाम को अब वो संभाजी और अपने उस दोस्त के साथ जो पुलिस का इन्फॉर्मर है, ये तीनों बैठकर शराब पीने लगे। शराब पीने पीने के दौरान तानाजी ने कहा कि ऐसे से बेइज्जती हुई तो उसके घर में बहुत पैसे हैं और वो अकेली लेडी 58 साल उम्र है, हम आसानी से कई लाख रुपए वहाँ से चुरा सकते हैं। तीनों ने कहा ठीक है, तैयार है। अब रात को तीनों को जाना था, लेकिन रात होते होते जो तीसरा दोस्त था उसकी नीयत बदल गई, इरादा बदल गया। उसने कहा मैं ये जुर्म नहीं करूँगा, मैं चोरी वोरी नहीं करूँगा। तो उसने कहा ठीक है, मत कर, हम दोनों जाते हैं। तो बाकी ये दोनों दोस्त वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने घंटी बजाई। अब उन्हें पता था कि भानुमति पहचानती है तानाजी को, भेद खुल जाएगा। इसलिए उसने चोरी से पहले चाकू से भानुमति के ऊपर हमला किया, अनगिनत वार किया और भानुमति की मौत हो गई। फिर घर में रखे हुए सारे पैसे जेवर दोनों ने उठाए और वहां से निकल दिए। अब इधर चूंकि भानुमति की मौत हो गई थी, माया की भी नौकरी चली गई। वो अपनी बीवी को लेकर रायगढ़ पहुंच गया और वहीं अपना कुछ काम धाम करने लगा। फिर कुछ साल के बाद जब मामला ठंडा, उसे लगा कि पुलिस उस तक तो पहुंची नहीं। पहले तो डर था, तो इधर उधर भाग रहा था। फिर वो वापस मुंबई आता है और गोरेगांव में नौकरी करने लगता है। लेकिन इसी दौरान इस हादसे को जब करीब 10 साल हो गए, अचानक उसे एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती तानाजी को। उसको नींद नहीं आती और वो लगातार कई कई रात जागता, कुछ मिनट के लिए सोता, फिर हड़बड़ा कर उठ जाता और सपने में हमेशा, मतलब जागते हुए भी, भानुमति ठक्कर उसके सपने में आती। और इस चक्कर में, इस डर से नींद एक तरह से गायब हो गई। उसने बहुत डॉक्टरों को दिखाया कि नींद नहीं आ रही है, नींद ना आने की वजह से सर दर्द हो रहा है और चिड़चिड़ा हो गया, पर कहीं सबने कहा कि कोई बीमारी नहीं है। और इसी तरीके से वो मतलब लंबा अरसा हो गया और वो बेचैन, सो नहीं पा रहा है। आखिर में गांव के एक तांत्रिक के पास पहुंचा और उसने तांत्रिक से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है और मेरे एक ऐसे ऐसे लेडी, मैंने पहले ये काम किया और वो मुझे डराती है। मैं ज़रा सी आंख लगती है वही आ जाती है और मेरी आंख खुल जाती है, वो मुझे सोने नहीं दे रही है। तो उस तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तो उस महिला की एक मूर्ति बनाओ और मूर्ति को अपने गांव में लगा दो। और उस मूर्ति को लगाने के बाद ये कुछ तुमको बता रहा हूँ जो तरीका, उस हिसाब से पूजा पाठ करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तानाजी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने एक मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को अपने घर के पास गांव में खुली जगह पर लगवा दी और अब जाकर वो पूजा पाठ करने लगा। अब लोगों को अजीब लगा कि ये गांव में एक नई मूर्ति कहाँ से आ गई, कोई ऐसे नामचीन हस्ती या कोई और तो है नहीं, न कोई देवी देवता न भगवान, तो ये मूर्ति किसकी है। तो तानाजी से जब सवाल पूछा जाने लगा तब उसने कहा कि ये एक महिला है जो मुंबई में, जिनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और वो मेरे सपने में आ रही है और इस वजह से उसने मुझसे कहा था कि मेरी मूर्ति लगा लो तो तुम लोगों का कल्याण होगा और इस गाँव का भी कल्याण होगा। लेकिन अब यहाँ दूसरे ही अंधविश्वास ये हो गए कि मूर्ति लगाने के महीने भर के बाद इस गांव में अजीब सी एक बीमारी शुरू हुई। पहले ये बीमारी, कई जानवर की मौत हो गई और ये अचानक हुआ। लोगों को लगा ये क्या हो रहा है। फिर बच्चे बीमार पड़ने लगे। अब तब भी लोगों का ध्यान नहीं गया कि इस मूर्ति से इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी जो तीसरा दोस्त था तानाजी और संभाजी का, जिसने चोरी करने से मना कर दिया, वो भी इसी गाँव का रहने वाला था। उसे पता चला कि उसका बच्चा बीमार है। वो गांव आया भागकर। जब गांव भाग कर आया तो उसे पता चला कि इससे पहले बहुत सारे जानवर मर गए, कई बच्चे और बीमार हैं, 1-2 बच्चों की मौत भी हो गई बीमारी की वजह से। तो वो घबरा गया। इस दौरान में वो तानाजी से मिला और उनसे ही मिला और वो मूर्ति की बात भी थी और तानाजी ने उससे शेयर किया था, यार मेरे सपने में वो आती है और नींद नहीं आ रही मुझे, तो मैंने मूर्ति बना दी है। लेकिन मूर्ति के बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया। अब जाहिर सी ये बात है कि ये अंधविश्वास वाली ही चीज़ होगी, क्योंकि बीमारी किसी न किसी और वजह से होगी। लेकिन उस तीसरे दोस्त के मन में ये बात बैठ गई, ये सब कुछ जो हो रहा है ये भानुमति ठक्कर उस महिला की वजह से हो रहा है जिसका कत्ल इन दोनों ने किया था। उसने तानाजी से ये बात कही और वो अपने बच्चे का इलाज करने लगा। लेकिन वो डरा हुआ था। उसे ये था कि मैं शुरुआत में इनकी प्लानिंग में शामिल था, हालांकि मैंने कोई कुछ किया नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इसमें जुर्म में बराबर का इनके शामिल हूँ, लेकिन क्या पता मेरे बच्चे पर इसका असर पड़ जाए। तभी एक दिन वैसे ही परेशान बैठा था कि वो एक कांस्टेबल क्राइम ब्रांच यूनिट 4 का उस इलाके में आया हुआ था अपने घर, और उसने तब उससे ये लाइन कही कि सालों पहले भानुमति ठक्कर नाम की एक औरत का मर्डर किया था तानाजी और संभाजी ने।
इन दोनों को अरेस्ट कर लो साहब, तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं और मेरे गांव वाले बच जाएंगे। ये उसने उस पुलिस अफसर से कहा, कांस्टेबल से। और फिर उसने अपने सीनियर अफसर से कहा, और फिर सीनियर अफसर ने इस केस की तफ्तीश कराई। तो आखिरकार ये सारी चीजें हुई, दोनों ने कन्फेस किया। 2013 सितंबर के महीने में तानाजी और सामाजी, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस तरीके से एक केस जिसको 97 में मर्डर हुआ, 98 में पुलिस ने क्लोज कर दिया था। 16 साल के बाद, ये 15 साल अगर 98 से हम जोड़े, 15 साल के बाद वो केस यूं खुला कि जिसने कत्ल किया और जिसका कत्ल किया उसी की मूर्ति अपने गांव में लगाई, उसे नींद नहीं आई, फिर गांव में बीमारी आई, और इस बीमारी के डर से उन्हीं में का उनका एक जो तीसरा हमराज था, उसने एक पुलिस वाले को ये कहानी सुना दी, और इस तरीके से ये केस खुल गया। तो अगर यहाँ अंधविश्वास ना होता, वो मूर्ति ना होती, वो बीमारी ना फैलती, तो शायद वो जो तीसरा पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया, उसके जहन तक या दिल तक ये बात आती भी नहीं, और शायद कभी वो अपनी ज़ुबान नहीं खोलता, क्योंकि वो दोनों उसके दोस्त थे। इस केस में चूंकि उसने सारी चीज़ें बताई और पुलिस के पास भी सबूत चाहिए था, इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि चोरी में मैं शामिल नहीं हुआ और इन लोगों ने ऑफर दिया था, तो पुलिस ने उसको ये राज छुपाने का मुजरिम नहीं माना, बल्कि उसको अपना एक तरह से गवाह बना लिया, वादा माफ गवाह। तो उसको वादा माफ गवाह बना लिया और इन दोनों को फिर जेल भेज दिया गया। तो ये थी कहानी।